नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर संसद की सुर्खियों पर। सांसदों से लोकसभा अध्यक्ष की अपील, आसन की गरिमा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बनाए रखें सदस्य। सांसदों के आचरण से पद की गरिमा को ना पहुंचे ठेस। एमएसपी पर कमेटी और कानून बनाने को लेकर राज्यसभा में पूछे गए कई सवाल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 5 राज्यों में चुनाव के बाद कमेटी का होगा गठन। कमेटी के सुझावों पर गौर करेगी सरकार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में आज भी जारी रही चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। महंगाई को लेकर सरकार पर विपक्ष का वार। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार गंभीर, प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दिलाया भरोसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए गए हैं सख्त निर्देश। और सदन दिन भर की शुरुआत राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने कृषि मंत्री से एमएसपी और उससे जुड़े सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम सिंह यादव ने एमएसपी पर कमेटी के गठन के बारे में जानना चाहा, तो बीजेडी सांसद प्रसन्ना आचार्य ने भी जानना चाहा कि क्या सरकार एमएसपी पर कोई नया विधेयक लाकर इसे कानूनी जामा पहनाने को तैयार है। सुखराम सिंह यादव के प्रश्न का उत्तर कृषि राज्य मंत्री ने दिया, लेकिन फिर प्रसन्ना आचार्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा रही, पूरे विदेशों में चर्चा इसकी रही। सरकार ने आश्वासन दिया था कि एमएसपी के बारे में एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसका निर्णय करेगी किसानों के साथ किस प्रकार से इंसाफ हो। लेकिन क्या मैं जानना चाहूँगा उस कमेटी का रूप क्या है और उस कमेटी में कितने लोग शामिल किए गए हैं और कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। One of the demand of the agitating farmers were to give a legal protection to MSP. I would like from the Honorable Minister, the Cabinet Minister himself, whether the government is considering to bring a bill in this House to give a legal protection to MSP so that any violation of MSP will be subject to legal action. चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का मामला हो, इस पर एक समिति बनाने की घोषणा की है जिसमें किसान भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। ये कमेटी जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार विचार करेगी। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय से जुड़े सवाल भी किए गए। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस बाबत कठोर कदम उठा रही है। गत 5 वर्षों में सरकार ने कौन कौन सी सोशल मीडिया कंपनी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, वो मैं मंत्री से आपका माध्यम से मंत्री से जानना चाहती हूँ। सांसद महोदया ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है माननीय सभापति जी। सोशल मीडिया आज ऑल प्रेवलेंट है हमारी लाइफ में। सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया को किस तरह से सेफ बनाना है, अकाउंटेबल रखना है, किस तरह से हमारे जो नौजवान सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, कभी कभी उसमें उसका मिसयूज़ भी हो जाता है, वो कैसे रोकना है, इसके लिए सरकार ने 2021 में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंटरमीडिएरी रूल्स का प्रस्ताव रखा था और उसको गाइडलाइंस को इश्यू किया था सर। उसके हिसाब से 5 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। सेकंड, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए।
तीसरा ग्रीवेंस ऑफिसर, किसी की भी कोई ग्रीवेंस हो उसको रखने के लिए वो भी रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिजिकल कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए इंडिया में और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा, करीब आपके प्रश्न के हिसाब से करीब जितने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन सब का मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो और भी कई सांसद साथियों ने पूछे हैं। जैसे ही कोई पॉइंट हमारे नज़र में आता है, संज्ञान में आता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से ही जुड़ा एक सवाल बिहार से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी पूछा, जिसमें हाल ही में एक धर्म विशेष महिलाओं के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। जवाब में आईटी मंत्री ने इसे बेहद संवेदनशील मसला बताया और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे हालात में विपक्ष को सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चलने जैसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि आईटी डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम to form a high-level committee to investigate complaints that a few websites had hosted doctored lewd pictures and objectionable comments aimed at insulting and auctioning Muslim women. तो ऐसे वेबसाइट्स के खिलाफ में या वैसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की सरकार ने? महिलाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये हमारे लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। किसी भी तरीके से इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसमें कोई भी रिलीजन, आप सुनिए ना प्लीज़, कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। एक जितनी हमारी जानकारी के हिसाब से आते ही उस पर कार्रवाई की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूँगा माननीय सभापति जी। हम जब भी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप हमारे साथी लगाते हैं विपक्ष के कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं उसके ऊपर आहत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोसाइटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक कंसेंसस लाना ही पड़ेगा कि जो हमारे भविष्य के नौजवानों के, हमारी महिला, हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो करना है, अकाउंटेबल सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने 14 मामले उठाए। विभिन्न दलों के सांसदों ने कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। ओडिशा के बीजेडी सांसद प्रसन्ना आचार्य ने केंद्र सरकार से ओडिशा से उसना चावल की सरकारी खरीद की मांग की, जबकि आरजेडी के मनोज कुमार झा ने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए सरकार को आगे आने की अपील की। But sir, unfortunately, this year the FCI has refused to receive any parboiled rice in the current year 21-22. Target has been issued to lift only 5 lakh metric ton of forfeited parboiled rice and 2 lakh metric ton of raw rice. As a result, sir, Orissa will be left with 15 lakh metric ton of surplus rice. सर, एक वक्त आ गया अब अपने मुल्क में जब राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के फ्रेमवर्क को पुख्ता करना होगा। सर, अभी हाल में हम सब ने विजुअल्स देखे थे रेलवे की नौकरी को लेकर के। वो विजुअल्स सर रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें और ऑक्सफैम की रिपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एक साथ पढ़ें, अर्बन पॉवर्टी की बढ़ाव को देखें, रूरल पॉवर्टी की पेनिट्रेशन को देखें, तो मैं समझता हूं सर हम सबको पक्ष विपक्ष और उभय पक्ष मिल करके इस पर काम करें। जाहिर तौर पर इससे क्या हुआ है कि हमारे चुनाव में भी सर रोजगार अब मुद्दा नहीं रहा। शून्यकाल में सीपीआई के विनय विश्वम ने सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण को रोकने तथा कांग्रेस के नीरज डांगी ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को बंद करने की मांग की, जबकि शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने की मांग सरकार से की। All the public sectors are under threat and attack. The banks, the LIC, the GIC, the defense, the aviation sector, everywhere the government is in a frantic move or a frenzied move to privatize everything to that.
Sir, I support the view of Atmanirbhar Bharat. If I understand that concept in the right way, I believe it is for Bharat, not for private looters. But sir, what we see today is that for the sake of the private looters, all the public sector banks, insurance companies and everything, it is going to be given to them, the private companies and the private investors. रेल मंत्रालय के आदेश दिनांक 31/12/2021 द्वारा नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस एसडीएफ वसूलने का फैसला किया गया। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है उनके लिए यात्रियों से 10 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज वसूला जाएगा। बताया गया कि यह कदम रेलवे को और स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पैसा जुटाने में मदद के लिए किया गया है। जब रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत एकत्रित किए जाने वाली राशि में रेलवे परियोजना का विकास और रखरखाव शामिल है तो फिर इस स्टेशन डेवलपमेंट फीस एसडीएफ का क्या औचित्य? In 2015, when the government had come into power, they had promised construction of 6,000 transit accommodations for Kashmiri Pandits. Unfortunately, and as per the department-related Parliamentary Standing Committee of Home Affairs, the work has been progressing very slowly, and only 15% of the work has been completed till date. This comes at a time when the struggle has been ongoing for 32 years, and they have been living their lives in exile for more than 3 decades. It is unfortunate that despite the government's big promises, post removal of Article 370, after allowing people from outside the state to buy land there, Kashmiri Pandits are denied their homes. Therefore, through this House and through you, sir, I urge the government to expedite the construction of transit accommodation units and to facilitate the return, rehabilitation and empowerment of the Kashmiri Pandit community. राज्यसभा में आज सभापति वेंकैया नायडू ने डीएमके सदस्यों का नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय उठाया जा सकता है। डीएमके की मांग थी कि आज के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके एनआईआईटी के मसले पर चर्चा की जाए। सभापति के निर्णय से असहमत होते हुए डीएमके, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शून्यकाल से बहिर्गमन किया। बाद में शून्यकाल समाप्त होने पर सभापति ने अपने निर्णय के पीछे की वजह भी बताई। Without my permission, you can't dictate to me. Please go to your seats. Okay, that means again you have come back to the mood. You don't want to have zero hour. Okay, then I have no problem. You don't want to have 0 hour. I have not admitted it. Please, मैंने admit किया नहीं. I would like to make an observation and also appeal. People were feeling happy that the Rajya Sabha is functioning without disruption and members are having their say. But today, unfortunately, one has to go through the rules. The rules says 267 has to be admitted by the chairman. I have not admitted because that is not an issue before either the central government or before the parliament. It's an issue there in the state. And that also I said you can discuss it during the president's address because they want to say something about the state. Whether one is in agreement with them or not, but they have got every right. But suddenly saying that no, our issue must be taken up, other 0 hours, forget them, and then is anti-democrat, and then not permitted chair. You are criticizing governor, you are criticizing the center, you are criticizing the chair also and criticizing the house also. I request all of you, please, and in between they say LOP. LOP can speak only if there is an order in the house. And your own members are creating disorder. I can't help it. Please understand. I have sympathy for everybody. You are seeing all these 0 hour and also question hour. All shades are being accommodated to the extent possible. So my appeal is, see to it that we function as per the rules, regulations and guidance from the chair. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज सदन में सदस्यों को बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है और इसमें संशोधन लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे सदन में संशोधन के लिए पेश करना या नहीं, इसका निर्णय सभापति नहीं बल्कि सदन के सदस्य करेंगे। उनका ये नियमन पिछले सत्र में बीजेपी सदस्य केजे अल्फांस द्वारा लाए गए एक संविधान संशोधन विधेयक पर सांसद मनोज कुमार झा के विरोध के संदर्भ में आया था।
As regards the objection raised by Professor Manoj Kumar Jha, under Rule 62(2), the bill does not have the previous sanction or recommendation of the President. I may clarify here that there is no such requirement for introduction of the bill under reference. Therefore, there is no question of any doubt on the admissibility of the bill for introduction seeking to amend the preamble to the Constitution. Be that as it may, the bill has been listed in today's agenda for introduction. The House may decide about the manner of disposal of the motion when the motion for introduction of the proposed Constitution Amendment Bill 2021, amendment of preamble, is moved by Shri KJ Alphonse. राज्यसभा में आज कई प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा हुई। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कंपनी संशोधन से संबंधित अपना निजी विधेयक वापस ले लिया, जबकि राकेश सिन्हा के जनसंख्या के नियमन के लिए लाए गए निजी विधेयक पर लंबी चर्चा हुई। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था। जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसी के साथ सदन दिन भर में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बजट सत्र के 5वें कार्य दिवस पर आज लोकसभा में हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। ब्रेक के बाद सदन दिन भर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं लोकसभा में आज हुई कार्यवाही पर। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलीबारी का मामला संसद में उठा। लोकसभा सदस्य ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उनकी कार पर बृहस्पतिवार को गोलीबारी की घटना को लेकर सदन में अपनी बात रखी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओवैसी जी सही सलामत हैं, इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है, आरोपी पकड़े गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को इस घटना पर विस्तृत बयान देंगे। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। हमारे मित्र, हमारे सांसद भाई और अजीज दोस्त सही सलामत आए हैं और उनकी तबीयत और ठीक ठाक से वहाँ से निकले, इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और ये देश के समाज के काम में लंबे समय तक सेवा देते रहें। राज्य सरकार ने तुरंत इस पे गहराई से कार्रवाई की, आरोपी पकड़े भी गए हैं, उनके व्हीकल को भी जब्त किया गया है, उनके जो उन्होंने इस्तेमाल किया था हथियार भी बरामद किए गए हैं और पूरी गंभीरता से इस विषय के ऊपर कार्रवाई चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी सोमवार को, आज वो दिल्ली में नहीं है, सोमवार को इस विषय में विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ सदस्यों द्वारा सदन के बाहर और भीतर आसन को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर
क्षोभ प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें एक मर्यादा बनानी चाहिए और सबको इसका पालन करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि आसन के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी न सदन के अंदर करना चाहिए न सदन के बाहर करना चाहिए, न माननीय सदस्यों को करना चाहिए, न किसी और व्यक्ति को सामान्य रूप से कभी भी सदन के बारे में या सदन के आसन के बारे में टिप्पणी न करना ही उचित रहेगा। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। मुझे आशा है कि आप सब इस पर सहमत होंगे। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लिया है। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अध्यक्ष ओम बिरला की इस बात से सभी दल के सदस्य सहमत थे कि हमें सदन के अंदर और बाहर संसदीय मर्यादा का पालन करना चाहिए। आसन का सम्मान करना सदस्यों की प्राथमिकता है। सभी सदस्यों ने एक सुर में ये बात कही कि आसन सबको समान मौका और समान अवसर देता है। हमारा सबका बड़ा अच्छा ताल्लुकात है सर। आपको हम सब सम्मान करते हैं और जो हमारा मांग होते हैं, जो हमारा चाहत होते हैं, हम लोग बिल्कुल खुलकर आपके सामने पेश करने में सक्षम होते हैं। तो आपके साथ बराबर हम सहयोग करेंगे सर। Sir, I fully share your sentiment wholeheartedly, and we certainly are of the opinion that prestige of the house should always be kept at a level where we should all remain committed to that principles and ideas and philosophy of this house. हर चीज़ हमारे मन की नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें वहाँ बैठने के बाद पता चलता है कि समय की पाबंदी होती है, कभी कभी बोलना पड़ता है, बैठ चुप करना पड़ता है। फिर भी एक आदर की भावना जो है उस चेयर के बारे में, वो एक न्यायालय की जैसे देखते हैं हम, वहाँ बैठने वाले व्यक्ति के पास देखना, उस आसन के पास देखना, वो आदर की भावना से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आगे चलकर भी अगर कहीं ऐसा हादसा हुआ होगा तो गलत है। स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस हाउस की इज्जत हैं और उस इज्जत को बरकरार रखना हम सब मेंबरों की जिम्मेवारी है। You are the master of the house. And I want to repeat something which the Speaker of the British Parliament, which is the mother of democracy, said when the Prime Minister rose up and spoke some things. He said directly to the Prime Minister that I am the master, while I am the Speaker. I am the master of the house. Sir, you are the master of the house. It is we look to you as the father of this house. And we assure you, sir, we will always respect you. We will always respect the chair. And if any, अगर कोई भी गलती हमसे हो गई है, उसको माफ करिएगा। हमारा प्रयास निरंतर यही रहता है, चाहे वो कभी वेल में ना जाना हुआ हो या जो भी सदन की जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी रूल्स हैं, उसका पालन करने की बात हो। बहुजन समाज पार्टी निरंतर उन सभी आदेशों का पालन करती आती है जो पीठ से हमको दिया जाता है। कल जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा और उसके कारण आपके मन में भी वेदना है। मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि सभी सदस्यों को जो आपकी भावना है उसका ख्याल रखना चाहिए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी निश्चित रूप से जो मर्यादाएं हैं हमारी लोकतांत्रिक, उनका पालन करना चाहिए। मैं अपनी ओर से, अपने दल के सदस्यों की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब आसंदी के सम्मान के लिए जो आवश्यक होगा वो जरूर करेंगे। बजट सत्र के 5वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सभी सदस्यों ने अपनी बात सदन की पटल पर रखी। आज की चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि आज लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे बुरे दिन लौटा दे। वहीं भाजपा के सदस्य डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो आज
नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अब चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी, ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। एलपीजी सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। टमाटो 18 2014 में, अभी 84% इजाफा। कैप्सिकम 33 रुपया थी, अभी 72 रुपया, 118% इजाफा। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे यहाँ के आम जनता? मस्टर्ड ऑयल से लेके कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, वनस्पति, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, गरम दाल, हर जगह दाम में जिस तरह की इजाफा होते हैं, आम लोग भी कहने लगे हैं मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि देश में ही बना हुआ टीका, सभी लोगों को जो टीका लगा वो सही मात्रा में आत्मनिर्भर भारत की अगर कोई पहचान है तो हमारे देश में बने हुए दोनों टीका वो आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान बन गई है। पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। मैं अलग अलग वेरिएंट आता है तो मुझे यकीन है कि आज ये वेरिएंट आने के बाद भी जो टीका लगा है हमारे यहाँ रोबस्ट, दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका जैसा देश में भी इतना टीका नहीं लगा है संख्या की दृष्टि से जितना हमारे यहाँ टीका लगा है। परसेंटेज के हिसाब से भी हमारे यहाँ बहुत ही लोगों को टीका लगा है और ये टीका हमारे लिए बहुत ही सफल रहा है। समझ मोदी, सरकार अभिभाषण किसी भी सरकार के विजन का आईना होता है। सरकार की रीति नीति कार्यों को लेकर अभिभाषण जो बातें कही जाती है उससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विजन को समझने में, सरकार के कार्यों को मानने में आसानी होती है। मगर इस अभिभाषण के अंदर राष्ट्रपति मोदी ने 82 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें कही उसमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ सरकार की कमी, खामी या नाकामी का हिस्सा थे, उनका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया। समझ मोदी, आपने 2047 के शताब्दी वर्ष की बात इस अभिभाषण के अंदर सरकार ने कही है, लेकिन देश का पिछड़ा वर्ग, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक ये तो आज भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है आपको भी पता है और देश के लोगों को भी सच्चाई मालूम है। यहाँ तक देश का गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग कैसे पहुँचेगा? क्या इसका विजन आपके पास है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें वह आज़ादी देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुँच पा रही है क्या? और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।